नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी अपने अपने घरों पे कुशल पूर्वक होंगे। हम जो वीडियोज बना रहे हैं, अलग अलग विषय को लेकर बना रहे हैं। हिंदी व्याकरण की हमने वीडियोज बनाई, आप लोगों ने देखी होगी। अब एक नया हिंदी में ही एक नया विषय लेके आए हैं, रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति का जो प्रश्न होता है वो हर क्लास में आता है, हर कक्षा में पूछा जाता है। रचना और अभिव्यक्ति में एक विषय है पत्र का, जो जिंदगी में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब लॉकडाउन है तो पत्र व्यवहार दोबारा से शुरू हो गया है, चाहे जो है किसी भी रूप में हो। हमेशा पत्र की अहमियत रही है। फोन की अहमियत अलग है, लेकिन पत्र की अपनी ही अहमियत है। पुराने समय में लोग क्या करते थे, जब पत्र आते थे, चिट्ठियां आती थी, तो उनको बड़े संभाल के रखते थे, यादगार होती थी। आज लोगों ने रखनी बंद कर दी है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, सब चीजें मौजूद है फोन पे, तो इसलिए पत्र व्यवहार इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने हमारे ऑफिस होते हैं, दफ्तर होते हैं, वहां से पत्र आते हैं या हम वहां पत्र डालते हैं, तो इसलिए उसकी अहमियत खत्म नहीं होती। पत्र का प्रश्न जैसे कक्षा 9, कक्षा 10 में अलग से 5 नंबर का आता है, ऐसे ही कक्षा 6वीं में, 7वीं, 8वीं, हर क्लास में केजी से लेकर के पीजी तक, मैं कह सकता हूं केजी से लेकर पीजी तक हर क्लास में एक प्रश्न आता है कि इस पे पत्र लिखो। पत्र क्या है? पत्र जो है चिट्ठी, जिसको उर्दू में हम बोलते हैं चिट्ठी या पैगाम, हम जब भेजते हैं तो इसके 2 रूप हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है? औपचारिक वे पत्र होते हैं जिसमें औपचारिकताएं निभाई जाती है। जैसे हम किसी ऑफिस को, किसी दफ्तर को कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें हम औपचारिकताएं निभाते हैं। एक अनौपचारिक जो पत्र है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। ये वे पत्र होते हैं जो हम घरेलू कह सकते हैं, जिसको जो अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को हम पत्र लिखते हैं, वो अनौपचारिक होते हैं। उसमें कोई औपचारिकता नहीं निभाई जाती, उसको एकदम शुरू कर दिया जाता है। पत्र लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मेरे सामने मैंने जो देखा है कि केवल 5 ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ये 5 चीजों को मैंने एक सूत्र का नाम दिया है, 5 का। 5 का अगर सूत्र हमें पता है तो हम किसी भी विषय पे पत्र लिख सकते हैं। केवल ये 5 ही चीजें होती हैं जो हमें जिंदगी में याद रखनी है। बाकी कैसा भी प्रश्न क्यों ना आ जाए, हमें इन 5 को उस प्रश्न के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे 2 प्रश्न आपके सामने दिए हैं, दोनों के मैंने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो 5 का है, इन 5 को हम इनमें ढूंढते हैं, तब इसके बाद में पत्र लिखते हैं। आइए सबसे पहले हम ये 5 का सूत्र जो है, 5 का फार्मूला जो है, पहले इसको समझते हैं वो क्या है। देखिए पहला का, इसमें पहला का है, पहला का जो होता है, जब प्रश्न हम लिखते हैं तो प्रश्न में हम देखते हैं कि कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है। दूसरा है, आपके छोटे भाई को परीक्षा में बहुत कम अंक मिले हैं, समय के सदुपयोग हेतु छोटे भाई को पत्र लिखिए। 2 तरह के हैं, तो हम पहले प्रश्न को लेते हैं और पहले प्रश्न के हिसाब से हम इस सूत्र को समझते हैं। ये कह रहे हैं, पहला क्या कहता है, किसको पत्र लिखना है। पहली हमारे सामने जो बात होती है वो यही होती है कि हमें किसको पत्र लिखना है। जो भी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें संबंधित अधिकारी के बारे में पता होना चाहिए कि इस अधिकारी को हमें पत्र लिखना है। और एक बात ध्यान रखें, वैसे इसमें तो दिया है कि थाना अध्यक्ष को, इसमें तो दिया हुआ है आपके सामने ये थाना अध्यक्ष, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि अधिकारी का नाम नहीं दिया होता, अधिकारी का पद नहीं दिया होता, तो उस समय क्या करते हैं, उसकी जगह क्या लिख देते हैं, संबंधित अधिकारी। एक शब्द है संबंधित अधिकारी। संबंधित अधिकारी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार कहते हैं भाई मुझे जो है मेरी जेब कट गई बस में, तो मुझे यातायात को, दिल्ली यातायात को या डीटीसी को पत्र लिखना है, तो कैसे लिखूं?
तो हमें ये नहीं पता होता कि वहां प्रबंधक को लिखना है, ये मैनेजर को लिखना है, या सेक्रेटरी को लिखना है, किसको पत्र लिखना है। तो जब हमारे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें क्या करना है, संबंधित अधिकारी ढूंढना है कि उससे संबंधित अधिकारी लिख दे, ताकि जब पत्र जाए तो वो उसी अधिकारी को मिले जिसकी हमें जरूरत है। दूसरा का नंबर 2 है, कहां पत्र लिखना है। हमें उस जगह पता होना चाहिए। जब तक हमें जगह का नहीं पता है, स्थान का नहीं पता है, तो हमारा पत्र कहीं भी जा सकता है, अर्थात उसका एड्रेस कि वो कहां बैठता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें कहा लिखा है कि आपके क्षेत्र में, कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र मान लिया रोहिणी है, जैसे मैं रोहिणी में रह रहा हूं तो मेरा रोहिणी है, कोई यूपी में है, कानपुर में है, सहारनपुर में है, पटना में है, इलाहाबाद में है, तो जो जहां भी रहता है तो दूसरे नंबर पे उसका ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है या कहाँ वो बैठता है, तो उसका हमें ढूंढना है। तो मैंने कहना आपके क्षेत्र में, तो यहाँ पे मेरा अपना क्षेत्र है रोहिणी क्षेत्र, तो मैं रोहिणी क्षेत्र को लिखूंगा। तो का नंबर 2 क्या हुआ, कहाँ पत्र लिखना है, ये हमें पता होना चाहिए। अब का नंबर 3 है। का नंबर 3 में ये है कि क्यों पत्र लिखना है। पहले हमें पता तो होना चाहिए किस लिए पत्र लिखना है। पत्र लिखो, लेकिन पत्र क्यों लिखें, वो कौन सी समस्या है, उस समस्या को हमें क्लियर करना है। जब तक वो समस्या साफ नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये समस्या क्या है। का नंबर 3 आपके सामने। अब आगे है का नंबर 4। का नंबर 4 ये है कि कौन पत्र लिख रहा है। अब मान लिया जेब कतरे चढ़े बस में और उन्होंने 4 लोगों की जेब काट ली, या क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्लास में पंखा चलना बंद हो गया है, या ट्यूबलाइट खराब हो गई, अंधेरा हो गया क्लास में, या हवा नहीं लग रही है, तो वहां पे पत्र कौन लिखेगा। अब पूरी कक्षा तो पत्र नहीं लिखेगी, पत्र लिखने वाला तो एक ही आदमी होगा। हम क्या करते हैं, क्लास में मॉनिटर बना देते हैं, और मॉनिटर जो है कोई भी समस्या होती है उसको लिख करके प्रिंसिपल को दे देता है, तो प्रिंसिपल ये समझ जाता है हाँ भाई इस क्लास में के सामने ये प्रॉब्लम है और इसको ठीक कर दिया जाए। वैसे ही समाज में भी यही बात है कि कोई जो है समाज में, जैसे गांव है, गांव में प्रधान होता है, या सोसाइटियां हैं, सोसाइटी में RWA होती है, ये है आवासीय कल्याण परिषद, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस आदमी का नाम होना चाहिए जो पत्र लिख रहा है, उसका पद होना चाहिए या उसका पता होना चाहिए कि पत्र लिखने वाला ये आदमी। ये नहीं है कि आपके मोहल्ले के निवासी या आपके क्षेत्र के निवासी या विद्यालय के छात्र या कक्षा 6 के छात्र, इस तरह से हमें नहीं लिखना चाहिए, इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। हमें बिल्कुल क्लियर लिखना चाहिए, और वो होना चाहिए और वो उसका प्रतिनिधित्व करता हो, वह व्यक्ति जो उस संस्था का या उस जगह का प्रतिनिधित्व करता है, उसको ही पत्र लिखने का अधिकार है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि पत्र कौन लिख रहा है। अब का नंबर 5, ये आखिरी जो है का नंबर 5, क्योंकि 5 का फार्मूला है कब पत्र लिखा गया। अब इस बात को, छोटी सी बात है कहने के लिए, लेकिन है बहुत बड़ी इसलिए है कि जब तक उस पत्र पर दिनांक नहीं होगी, तारीख नहीं होगी, डेट नहीं होगी, तब तक उस पत्र की कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू इन द सेंस कैसे कि लोगों को ये नहीं पता चलेगा कब पत्र लिखा गया। अब मान लिया किसी ने ये जो है पत्र लिखा, अभी तत्काल की घटना है, और जो है पत्र लिख दिया, और पत्र का जो है वो घटना का सुधार हो गया, पत्र वहां पे जब पहुंचा, जब सुधार हो गया, तो अगले को तो ये नहीं पता चलेगा ना कि पत्र कब लिखा गया। वो सोचेगा कि दोबारा कोई प्रॉब्लम होगी, वो दोबारा वहां पे पहुंचेगा, परेशान होगा। तो इस तरह से जब हम जब पत्र लिखते हैं तो उसमें दिनांक अवश्य डालें, क्योंकि जब तक हम दिनांक नहीं डालेंगे तब तक उस पत्र का वास्तविक पता ये नहीं चलेगा कि समस्या कब से पैदा है और कब हमने इसका समाधान किया है अथवा नहीं। इसलिए हमें का नंबर 1 किसको पत्र लिखा, का नंबर 2 कहां पत्र लिखा, का नंबर 3 क्यों पत्र लिखा, का नंबर 4 कौन पत्र लिख रहा है, और का नंबर 5 जो है कब पत्र लिखा गया या कब पत्र लिखना है। इस तरह से 5 का जो है हमारे पत्र के अंदर होने चाहिए, और जब हमें कोई विषय दिया जाता है तो उसके अंदर ये 5 का छिपे होते हैं। अब हम जब ये हम करेंगे तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि ये 5 का फार्मूला कैसे सटीक बैठ रहा है हमारे प्रश्न में। ये आपके सामने पहला प्रश्न है कि कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखे। ये है
और प्रश्न पढ़ करके हमें पता चल गया कि ये कौन सा पत्र है, ये औपचारिक पत्र है। प्रश्न पढ़ने पर हमें ये पता चला कि ये कौन सा पत्र है, औपचारिक है। क्यों? क्योंकि एक ऑफिसर को पत्र लिख रहे हैं, एक अफसर को पत्र लिखा जा रहा है, अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए ये हमें कन्फर्म हो गया, ये हमें बिल्कुल पक्का हो गया कि ये औपचारिक पत्र है। और औपचारिक पत्र में मैंने बताया कि जब औपचारिकताएं निभाई जाती है, अगर हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं और औपचारिकता नहीं निभाई जाती तो इसका मतलब हमें पत्र लिखना नहीं आता। तो जब हम किसी अधिकारी को लिखते हैं तो उसको सबसे पहले लिखते हैं प्रतिष्ठा में या सेवा में। जैसे हम पहले जब बचपन में जब हम लिखा करते थे सेवा में लिख देते थे, क्योंकि प्रतिष्ठा लिखना नहीं आता छोटे बच्चों को। तो वो छोटा जो बच्चा है जो 5वीं क्लास तक है या 5वीं क्लास से छोटा है, वो सेवा में उसके लिए प्रयोग करे और बड़ी कक्षा वाले प्रतिष्ठा में लिखे। तो सबसे पहले प्रतिष्ठा में श्रीमान थानाध्यक्ष, किसको लिखना पत्र? थानाध्यक्ष को। तो पहले नंबर का पहला काम मैंने बता दिया, थानाध्यक्ष है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि कहाँ पत्र लिखना है। दूसरे काम में कहा है कहाँ पत्र लिखना है। तो ये ना आपका क्षेत्र, मेरा क्षेत्र कौन सा मैंने बताया, रोहिणी सेक्टर 7 में मैं रह रहा हूं। तो सेक्टर 7 रोहिणी क्षेत्र दिल्ली। कहा? सेक्टर 7 रोहिणी क्षेत्र दिल्ली। अब तीसरा का जो है क्यों पत्र लिखना है, ये इसमें जब हमने पढ़ा तो ये कहता है अपराध बढ़ने लगे हैं। किस लिए? अपराध बढ़ने के संदर्भ में, कि वहां पे अपराधों की रोकथाम होनी चाहिए, जो अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसके विषय में लिखना, तो हमें विषय लिखना है सेक्टर 7 रोहिणी में बढ़ते अपराध, ताकि उसको पता चल जाए क्यों ये लिखा जाता है। ये इसलिए लिखा जाता है कि जो एसएचओ होता है, जो थाना अध्यक्ष होता है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और उसको विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। एक कार्य तो ये है कि जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए उसने अलग आदमी नियुक्त कर रखा। एक ये है कहीं जो है चोरी हो रही है तो उसके लिए, कहीं जेब कतरी है उसके लिए, कहीं झगड़ा हो रहा है उसके लिए। तो जो थाने में बहुत सारे लोग होते हैं उनकी सबकी ड्यूटीज बटी होती है, सबके काम बटे हुए होते हैं। तो लिखते तो हम थाना अध्यक्ष को हैं, लेकिन उसमें ये चीज जरूर हम लिखते हैं कि हमारे साथ में क्या दुर्घटना घटी या क्या हमारे साथ में हुआ, ताकि उस एसएचओ को या उस अधिकारी को इस बात का पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ है और यहाँ पे इस आदमी को मुझे भेजना है। तो इसलिए ये एक लाइन में हम क्या लिखते हैं, अपनी सूचना दे देते हैं उनको इस चीज की कि क्या गड़बड़ हो रही है, ताकि एसएचओ जो है, एसएचओ साहब या थाना अध्यक्ष साहब उस आदमी को जो वहां पे नियुक्त किया हुआ है वहां उसको भेज सके। तो इसलिए ये हमने लिखा है कि विषय सेक्टर 7 रोहिणी में बढ़ते अपराध। अब इसके बाद में अब जो थाना अध्यक्ष है, हमें इस बात का नहीं पता कि वो पुरुष है या स्त्री है। पद हमेशा पुरुष होते हैं, ये ध्यान रखें, जिंदगी में याद रखना। जो पद होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होंगे, ये इसकी विशेषता है। कोई स्त्री अध्यक्षा नहीं होगी, अध्यक्ष होगा, किसी भी सभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति होता है, अब राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोला जाता है ना, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो हालांकि वे स्त्री है, लेकिन पद जो है, अब जो है प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी या लाल बहादुर शास्त्री। तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पद हमेशा पुल्लिंग में होगा। तो हम महोदय या महोदय क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ये नहीं पता जो थाना अध्यक्ष है वो स्त्री है, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, वो स्त्री है पुरुष है। इसलिए हमने ये, अगर स्त्री है तो स्त्री लिखे, महोदय, अगर पुरुष है तो महोदय लिखे। ये आप ध्यान कर लें। इसके बाद में हम उस बात को जो हमने ये एक लाइन में लिखी है, एक पंक्ति में जो हमने इसकी विषय लिखी है, उसको हमें खोल करके लिखना है, क्योंकि फिर हम बताएंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ क्या बात है। अब मैं इसके बाद में कर रहा हूं कि मैं आपका ध्यान रोहिणी क्षेत्र के, रोहिणी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे सेक्टर है, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं आपका ध्यान रोहिणी क्षेत्र के सेक्टर 7, रोहिणी क्षेत्र के सेक्टर 7 में बढ़ते अपराधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान रोहिणी क्षेत्र के सेक्टर 7 में बढ़ते अपराधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, खींचना चाहता हूं। क्यों? ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके, अर्थात इसको रोका जा सके। लगाम लगाना, लगाम बोलते ना, घोड़ी की लगाम खींच दो, लगाम लगा दो, तो उसे रोकने के लिए, ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से, महीनों से भी हो सकता है, कई दिनों से छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं। छीना झपटी की हो रही है, जेब कतरी की हो रही है, या जो भी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो आपको इसमें लिखनी है।
तो कई दिनों से सीना जब्ती की वारदातें हो रही हैं। आपके थाने में कई रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी हैं। इस क्षेत्र से कई लोगों ने आपके यहाँ जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में पुलिस गश्त की विशेष व्यवस्था की जाए ताकि इस प्रकार की वारदातों को रोका जा सके। इतनी बात लिख दी। अब उसके बाद में धन्यवाद। धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूलना। जब तक हम धन्यवाद नहीं करते किसी के तो कोई आदमी इस बात से संतुष्ट नहीं होता। अब इसके बाद में ये एक शब्द है भवदीय। अब हमें तो आदत पड़ी ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, इस तरह लिखने की हमें आदत पड़ी हुई है। क्या है कि जब हम विद्यालय में होते हैं, अपने गुरुजनों को पत्र लिखते हैं, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, तो वहां पे हम आज्ञाकारी शिष्य कहलाते हैं। अपने माता पिता को लिखते हैं, अपने दादा दादी को लिखते हैं, तो आपका आज्ञाकारी पुत्र हो जाता है, आपका आज्ञाकारी बेटा हो जाता है। लेकिन क्योंकि थाना अध्यक्ष मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया किसी उसमें दिक्कत है रास्ते में, जैसे बस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो वहां का अधिकारी है वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शब्द है भवदीय। ये जो शब्द है भवदीय, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा कोई रिश्तेदार होगा तो हम दूसरा शब्द यूज करेंगे, लेकिन जब हमारा कोई मिलने वाला नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, किसी अफसर को हम लिख रहे हैं, तो यहाँ भवदीय लिखेंगे। भवदीय लिखने के बाद फिर यहाँ पे अपना पहले सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। नाम लिख करके फिर हम अपना पद लिखेंगे। हम क्या है, सचिव है, प्रधान है, उप प्रधान है, जो भी हम है, तो वो हम अपना पद जरूर लिखेंगे। और फिर उसके बाद में जैसे मैंने लिखा संदीप चौधरी, सचिव आवासीय कल्याण परिषद सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली। ऐसे ही मान लिया कोई प्रधान है तो प्रधान लिखे, ग्राम प्रधान और ग्राम का पूरा एड्रेस, या जो कुछ भी आप है वो लिखें। अब लास्ट में जो ये चार का संदीप चौधरी जी हैं, लेकिन 5वां का जो है कब पत्र लिखा गया, लास्ट में जाकर के जब हम इसने लिख दिया, फिर लास्ट में जाकर के आज की तारीख लिखेंगे जिस तारीख में हमने पत्र लिखा, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है। मैंने आपको बता दी कि इसकी अहमियत इतनी है कि इसी वजह से हमारे नंबर भी कटते हैं। वैसे मैंने बताया कि कोर्ट में मुकदमे तक हो जाते हैं अगर ये ना हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के माध्यम से इन 5 का जो मतलब था वो हमारी समझ में आ गया। अब इसकी जगह अगर मैं कोई भी आपके सामने प्रश्न रखूं इस तरह का, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह से पहले से सारों 5 का निकाल करके इसमें से और आप पत्र लिख लेंगे। बेटा पत्र लिखने में बड़ी गड़बड़ होती है, लोग जो है दूसरे के हाथ हो जाते हैं जब तक उसको विश्वास नहीं होता। बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन पत्र लिखवाने के लिए फिर किसी वकील के पास जाते हैं, किसी दूसरे आदमी के पास जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कला है, पत्र की कला सबसे बड़ी कला है। जिस आदमी को आ जाती है वो समझदार माना जाता है। औपचारिक पत्र समझने के बाद अब आइए, अब हम अनौपचारिक पत्र समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसके नाम से विदित है, अन जमा औपचारिक। अन का मतलब है नहीं, औपचारिक औपचारिकता है। जहां कोई औपचारिकता ना हो वो अनौपचारिक पत्र, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। जिस प्रकार से एक उदाहरण के माध्यम से हमने औपचारिक को समझा, इसलिए दूसरे जो है उदाहरण के माध्यम से हम इस पत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अनौपचारिक में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया जहां औपचारिकता नहीं है, तो इसलिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जैसे हमने यहाँ प्रतिष्ठा में लिखा, तो ऐसी बात हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो इसमें है कि जो हम नीचे लिखते हैं इसमें वही बात ऊपर आ जाती है, यहां से उठ करके ऊपर आ जाती है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा ये ऐसे ऐसे चल रहा है, वहां पे जा रहा है, फिर यहां से लिख रहा है, यहाँ पे आप देखा फिर वो सीधा सीधा चल रहा है। ये जो काम है, ये जो परिवर्तन है, ये लोगों का किया हुआ नहीं है, ये परिवर्तन है टाइपिस्टों का किया हुआ। जो टाइपिस्ट का जो मशीन होती है, टाइपिंग करते हैं, उन्होंने क्या किया, उनपे जो जब वो टाइपिंग करते थे तो वो शुरुआत यहाँ से करते थे, जहां भी जाते थे वहां तक छोड़कर फिर यहाँ से आ जाते, फिर करते, फिर यहाँ से। तो एक मशीन से करते थे, बीच में इधर उधर नहीं रोके करते थे। तो उससे एक ये परिपाठी चली आई कि यहाँ से ही शुरू करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, यहाँ भी लिखो, बीच में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ न लिख करके यहाँ लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो परिपाठी चली आ रही है टाइपिस्टों की वो ये है, इसलिए मैंने इसके हिसाब से ये लिखा है और ये दूसरे हिसाब से लिखा है। तो ये आपके समझ में आ गया। अब हम फिर उसी बात पे आ जाते हैं कि जो यहाँ पे जो एड्रेस है वो दिनांक हम लिखते हैं, पता और दिनांक जो हम लिखते हैं वो इसमें सबसे ऊपर चला जाता है।
क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर जाकर के पता चल जाए तो कहां से पत्र आया और किस तारीख में आया, किस तारीख में लिखा गया। ये पत्र जो वहां का एड्रेस है, मतलब मान मैं पत्र लिख रहा हूं और मेरा नाम विजय है और मैं अपने छोटे भाई अजय को पत्र लिख रहा हूं, तो मैं सबसे पहले अपना पता ऊपर लिखूंगा और आज की तारीख लिखूंगा। तो इस तरह से अपना घर का पता लिखा है और फिर आज की तारीख लिखी है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो छोटा होता है उसको प्रिय बोला जाता है और उसको आशीर्वाद दिया जाता है, और जो हमसे बड़े होते हैं उनको आदरणीय बोला जाता है, परमादरणीय बोला जाता है, पूजनीय बोला जाता है, और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, तक नमस्कार किया जाता है, चरण स्पर्श किया जाता है, और इस तरह से हम उनका अभिवादन करते हैं। तो क्योंकि ये मेरे से छोटा है, छोटा भाई है मेरा, तो मैं इसको पत्र लिख रहा हूं, तो मैं कहता हूं प्रिय अजय खुश रहो या शुभाशीष, जो भी हम देख सकते हैं, भगवान आपकी रक्षा करे, इस तरह से हम कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद में सीधा इसमें जो है, इसके बाद जैसे यहाँ विषय लिखा गया है, हम इसमें विषय नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने आपको इसका कारण बता दिया था कि एक अफसर होता है और 50 उसके नीचे काम करने वाले होते हैं। यहाँ हम केवल अपने भाई को लिख रहे हैं, यहाँ हम अपने परिवार को लिख रहे हैं, तो उनके पास में तो समय है हमसे बात करने का। जब उनके पास में समय है तो हम विषय क्यों लिखें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम इसमें विषय लिखेंगे तो जो इसकी खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी। इसका विषय लिखने पे खूबसूरती अलग आ रही है, इसमें विषय ना लिखने पे। अगर इसमें विषय लिख दिया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो कई बार क्या होता है कि खूबसूरती बनाए रखने के लिए भी हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है या बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ती है। तो सीधा यही है, प्रिय अजय खुश रहो। अब इसके बाद में यहाँ सब कुशल मंगल है। ये एक भूमिका होती है किसी की, जैसे हम कोई निबंध लिखते हैं तो पहले भूमिका लिखते हैं, वैसे ही हम इसमें 2 वाक्य ऐसे लिखते हैं जो भूमिका के हो, कि यहाँ सब कुशल मंगल हैं और आशा करता हूं, कौन? मैं, और मैं कर सकता हूं, और आशा करता हूं कि वहां भी सब कुशल मंगल होंगे। अब यहाँ तो क्योंकि हम हैं, स्टूडेंट है या कोई भी काम करने वाले, यहाँ सब कुशल मंगल है, और मैं आशा करता हूं कि वहां भी सब कुशल मंगल होंगे। छोटे छोटे वाक्य बनाए ताकि गलतियां ना हो। आगे है, कल ही माताजी का पत्र मिला। माताजी का पत्र डालना होगा, माताजी ने बताया होगा घर के बारे में, तो उसका जवाब दे रहा है जो लिखने वाला है या मैं, कि कल ही माताजी का पत्र मिला। पत्र पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब की बार आपका परीक्षा फल अच्छा नहीं आया। क्यों? माताजी दुखी थी, लिखते उसने उन्होंने बताया कि अब की बार आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। भाई, इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेवार हो। अब इसमें क्योंकि तुम्हें समझाना है, तो इसके लिए क्या इस तरह की बातें करनी है कि बच्चे जो छोटा है वो बुरा भी ना माने और तुम्हारी बात समझ भी जाए। तो उसने क्या कहा कि इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि इस बार तुमने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की। इस बार तुम्हारा ध्यान केवल टीवी पर और गेम खेलने में ही लगा रहा। टीवी देखते रहे या गेम खेलते रहे, आपने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद में हमें समझाने की बात करनी है कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो समय का पालन करना सीखो। समय का पालन करना चाहिए, समय के हिसाब से सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, पढ़ाई करो, खाना पीना भी ठीक ठाक खाओ, खेलने के समय खेलो और पढ़ने के समय पढ़ो। इस तरह की बातें हम करते हैं। तो अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो समय का पालन करना सीखो। जिस समय को तुम बर्बाद कर रहे हो वही समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब आशा है कि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे। माता पिता का ख्याल रखना एवं मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहना। तुम्हारा भाई या तुम्हारा शुभ चिंतक विजय। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ध्यान रखें, जब पत्र लिखे तो उसमें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें, कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शब्द लिखने में हम गड़बड़ कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, तो उसके भी नंबर कटते हैं, हमारे अंक कम हो जाते हैं। तो जितने आसान से आसान शब्द आप लिख सकते हो, केवल उतने ही आसान शब्द लिखो। वहां पे ज्यादा पंडिताई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम इस उदाहरण के माध्यम से हमने अनौपचारिक पत्र के विषय में समझ लिया है। इसके अलावा कोई भी आपके पास में पत्र आ जाता है लिखने के लिए, आप जो है मैंने अभी बताया था कि जैसे औपचारिक लिखोगे, अगर आपके उसका दिया हुआ जैसे यहाँ थाना जग दिया है तो ठीक है, उसका लिख दो, और नहीं दिया हुआ है तो संबंधित अधिकारी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये पत्र लिखा जाएगा। और जो अनौपचारिक पत्र है वो इस तरह से लिखे जाएंगे। इस तरह से आप छोटे भाई को, मित्र को जब लिखोगे तो प्रिय मित्र,
नहीं लिखा जाता। जब मित्र को लिखा जाता है यहाँ प्रिय मित्र नहीं होगा। कई बार क्या कहते हैं, प्रिय मित्र लिख देते हैं। जब मित्र तो है ही, तो हमें उसके लिए क्या है, अजय, विजय, सागर, जो भी है उसका नाम लिखो और नमस्ते करनी है। उसको खुश नहीं करना है, आपको उससे नमस्ते करनी है और फिर इसी तरह से आप उसको कर देंगे। अगर ये इसकी जगह आप जो है छोटे हो और बड़े को पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे आदरणीय। आदरणीय भाई साहब नहीं लिखेंगे, आदरणीय भाई साहब लिखेंगे, उसका नाम नहीं लिखेंगे। आज भाई को लिख रहे हैं, भाई को लिखेंगे। आदरणीय जो भी है, मम्मी माता को माताजी नमस्ते, या पिताजी चरण स्पर्श, या दादाजी या नाना जी, जिसको भी आप लिख रहे हैं तो फिर आदरणीय और सादर प्रणाम या चरण स्पर्श, और फिर उसके बाद में पूरी बात लिख करके फिर यहाँ आपका शुभ चिंतक नहीं आएगा, यहाँ आपका प्रिय पुत्र आएगा या आपका बेटा आएगा, या जो भी, जैसे बड़े भाई को तो आपका अनुज आएगा। फिर आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे। इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र करेंगे और इस तरह से हम औपचारिक पत्र करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इससे अगली वीडियो के लिए फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। इस तरह के आप पत्र करें। आपकी पुस्तकों में बहुत सारे पत्र दिए हुए हैं, आप जो है उनको पढ़ें, समझें और करें। धन्यवाद। जय हिंद।